जैसे आप बोलते हैं पक्ष में, आप इफ एंड बट ले आते हैं। अब आपका इफ एंड बट क्या आया कि देश में देश के मुद्दे हावी रहेंगे, स्टेट के मुद्दे हावी नहीं रहेंगे। जहां जिन राज्यों में 7 चुनाव होता था, इस बार लोकसभा के अंदर हुए, वहां पे क्या होता था? उड़ीसा ने इतनी बार केंद्र में किसी और को चुना, राज्य में किसी और को चुना। तो या तो आप देश की जनता को मूर्ख मानते हैं, या तो आप कहेंगे कि देश की जनता इतनी प्रूडेंट नहीं है कि वो केंद्र में किसी और को चुने और विपक्ष और स्टेट में किसी और को चुने, या तो आपका मत ऐसा है। पर इस पे भी हम सार्थक चर्चा कर सकते हैं। आपकी समस्या यह है आशुतोष जी, कोई भी निर्णय अगर लिया जा रहा है, आप उसमें अपना सजेशन बाद में देते हैं, टंगड़ी पहले घुसाते हैं। टंगड़ी मत घुसाइए, आप कहिए जो भी सार्थक चर्चा होगी। आपने कहा कि अगर मध्यवर्ती चुनाव होगा तो क्या होगा, यह सवाल का जवाब अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेते तभी मिल जाता। आज हुई है कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मध्यवर्ती चुनाव होगा तो ये जो बीच में सरकारें गिरी जाती हैं, जैसे पहले गिरी जाती थी ना, जब से प्रॉब्लम हुई 68, 69, 70, ये बीच में सरकार गिर जाती है, कोई और सरकार ले आता है, चुनाव ले आता है, इन सब का भी एक टाइम फ्रेम सेट रहेगा। बीच में अगर गिरी है तो या तो जितने लोग चुनकर आए उनको अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो व्यवस्था है संवैधानिक। तो आप चाहेंगे तो आपको सारे जवाब मिलेंगे। आप जवाब चाहते नहीं, आप चाहते हैं मात्र क्रिटिसिज्म, टंगड़ी घुसाना। ये आपकी समस्या है। लोकेश जिंदल, अब मेरा सवाल आपसे है, मध्यवर्ती चुनाव जितने हुए, मुझे लगता है 90 से 100 के बीच में मध्यवर्ती चुनाव हुए, आर्टिकल 356 लगाया गया, और ये सारा दुरुपयोग जो हुआ है वो कांग्रेस के शासन में हुआ है। और आज वही कांग्रेस वाले कह रहे हैं, अरे ये लोग तो चाहते ही नहीं कि स्टेट और रीजनल पार्टीज जो हैं वो स्ट्रांग हो। मैं पूछना चाहती हूं, 356 आर्टिकल जब आप इस्तेमाल करते थे, कांग्रेस पार्टी जब शासन में थी, तो क्या ये जनता के बेहतरी के लिए था? क्या ये रीजनल पार्टीज को बढ़ावा देने के लिए था? आज ये सवाल जो उठ के आ रहा है, ये एक पहला अगर ऑब्जेक्शन है, तो क्या ये थोड़ा हिपोक्रिटिकल नहीं है? नमस्कार नाविका जी, मैं सर्वप्रथम ये क्लियर कर दूं कि कांग्रेस काल में जो वन नेशन वन इलेक्शन था और अब जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस काल में केंद्र और राज्य दोनों में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, जिसके कारण जो है ये कन्वीनियंट था कि हर 5 साल बाद संभव था कि इस केंद्र में और राज्य की इलेक्शन एक साथ। लेकिन अगर मैं संविधान की बात करता हूं, संविधान में ऐसा मेंशन है कि अगर कभी भी राज्य में या केंद्र में या फिर रीजनल लोकल बॉडीज की भी कोई भी असेंबली डिसॉल्व होती है तो 6 महीने के अंतर्गत उसमें चुनाव करना होगा। तो अगर केंद्र सरकार इस तरह का अमेंडमेंट लेकर आती है तो इसमें 2/3 मेजॉरिटी संसद में लगेगी और उसके बाद 50% राज्यों को इसका रेटिफिकेशन करना पड़ेगा, तभी ये कानून इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। क्योंकि अगर वर्तमान स्थिति के अंदर ये 6 महीने का क्लॉज अगर हटाते हैं या इसमें कोई भी अमेंडमेंट लाते हैं, उसमें राज्यों की मंजूरी भी सहमत, और वर्तमान में भाजपा की जो परिस्थिति है उसमें ये लाना संभव नहीं है। ये केवल और केवल एक जुमला है जिसमें फिर से भाजपा को यू टर्न लेना पड़ेगा। देखिए नाविका जी, हमारा देश अमेरिका की तरह 2 मुख्य पॉलिटिकल पार्टी द्वारा रन किए जाने वाला नहीं। यहाँ विभिन्न तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और अगर लोकल बॉडीज को भी इंक्लूड करती है सरकार, फिर तो आप मुझे बताइए कितनी ईवीएम पेटियां लगेगी, कितना स्टाफ लगेगा। आज तो वही ईवीएम पेटियां जो राज्य में लगती है वो दूसरे राज्यों में लग जाती है। 2-3 राज्य के तौर पे आप ईवीएम की पेटियों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन राष्ट्र स्तर पे इतनी आबादी और इस लेवल के ऊपर लोकल बॉडीज के बाद में आपके पास में स्टाफ का, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ईवीएम, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। नाविका जी, मैं आज भी आपको बताता हूं, मेरे पास टैक्सी वाले आके रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए उनसे टैक्सियां ली गई, लेकिन उन टैक्सियों का पेमेंट नहीं किया गया। आज भी वे जिला अधिकारी के दफ्तर में चक्कर काटते रहते हैं कि जब चुनाव होता है तो उनके सभी मुख्य वाहनों का उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता। लॉजिस्टिकली आज भी कई खामियां हैं, सरकार को चाहिए कि उन खामियों को दुरुस्त करे, ना कि इस तरह की जुमलेबाजी। अगर ऐसा है कि लोग आपके पास आ रहे हैं तो पहले तो सार्वजनिक कीजिए, पहले तो एविडेंस रखिए, या फिर इस तरह के नहीं कीजिए। आजकल तो ट्विटर है, सोशल मीडिया है, जिसने भी रिप्रेजेंटेशन दी है अनपेड बिल की, वो बिल लगाइए, ट्वीट कर दीजिए, यूपी सरकार बिल्कुल उसका पेमेंट कर देगी। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप भी किसी की मदद नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, नेशनल टेलीविजन पे सिर्फ आरोप लगाकर भाग जाना सही नहीं होता। लेकिन सवाल सिद्धार्थ यादव जी आपसे यही है, यू टर्न आपने अनाउंसमेंट किया, बड़ा अनाउंसमेंट है, आप इंपैक्ट चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम स्ट्रांग हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं ये जो यू टर्न वाला आपके खिलाफ एक क्रिटिकल स्टेटमेंट आता है, ये सही है। लैटरल एंट्री, यू टर्न, तमाम हाल ही के डिसीजन, ड्राफ्ट ब्रॉडकास्ट बिल, यू टर्न, तमाम चीजें सब लोग कह रहे हैं। तो क्यों ना ये सवाल आपसे पूछा जाए कि ये दिखावा ज्यादा है, होना है, नहीं होना है, समय अभी बहुत लगेगा, ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट है। देखिए नविका जी, मैं बहुत शॉर्ट में जवाब देता हूं। पहले मैं एक बात बोलूंगा जो लोकेश जी कह रहे थे, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए। उन्होंने कहा जब चुनाव साथ होते थे वो इसलिए होते थे क्योंकि कांग्रेस ही केंद्र में थी और कांग्रेस ही राज्यों में थी। मतलब कांग्रेस अगर हर जगह रहे तो आप वन नेशन वन इलेक्शन करिए, पर दूसरी विचारधारा कहीं आ गई, चुनाव जीत करके लोगों ने उनको चुन करके भेज दिया, तो हम वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन नहीं करेंगे। वाह भैया वाह, धन्यवाद लोकेश जी आपका। दूसरी बात, अभी वो वही बोल रहे थे जो पी चिदम्बरम इनके नेता बोलते हैं, कितनी पेटियां लगेंगी, कितनी ईवीएम लगेगी। अभी पी चिदम्बरम जी ने परसों तरसों स्टेटमेंट दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन इज नॉट पॉसिबल। उसी दिन मुझे पूरा विश्वास हो गया कि वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो नेता कहा करता था इस देश में डिजिटल पेमेंट नहीं हो सकती, यूपीआई नहीं हो सकती, कौन सब्जी वाला क्यूआर कोड लेकर के आएगा, उसको देश ने दिखा दिया कि दुनिया की सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स हमारे देश में होती है। अब उन्होंने बोला वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता, देश उनको दिखा देगा। यह दूसरी बात। अब रही बात यू टर्न की, नाविका जी देखिए, दो तीन चीज ऐसी हुई। आप किसान का बिल कह सकते हैं, जिसको हमने कहा कि हम किसानों के लिए लेकर के आए थे और हम देश के लिए इसको वापस ले रहे हैं। हम किसानों को नहीं वो बात समझा पाए, तब हमने उसको सहज रूप से उसको वापस लिया। एक आध बिल आप और कह सकते हैं जिसको हमने वापस लिया, बाकी हम कहते हैं हमने कंसल्टेशन में दिया। मैं कांग्रेस के गिनवाऊं, कितनी लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस अपने शासन काल में कितने न जाने कितने बिल लेकर के आई जिनको वापस लेकर के। अरे संविधान के बनने के तुरंत बाद जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एक्ट, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सेक्शन को बदलने वाली पार्टी थी, वो भी कांग्रेस पार्टी थी। आपने कितनी चीजों पे स्टैंड लिया जिसको आप वापस लेकर के गए। लोकेश जी लिस्ट दूं, रफेल पे, जीएसटी पर, सीए पर, पेगासस पर, पीएमएलए पर, यूएपीए पर, पीएम केयर्स पर, आर्टिकल 370 पर, नई पार्लियामेंट पर, ये सारी वो बातें हैं जिसमें आपके शीर्ष नेता ने जो स्टेटमेंट दी उसकी माफी मांग के आना पड़ा। इसलिए आप ये मत बताइए कि क्या ये यू टर्न हो जाएगा। आप अच्छा, आप इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्या क्योंकि आपको लगता है ये कभी आएगा नहीं? सरकारी जो वोटर की यादी होती है उसमें कितनी मिस्टेक्स होती हैं? लोकेश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, जानकारी है? मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बात पूरी कर लूं। मैं अंतिम बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये कह रहे हैं कि हम तो इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपा इसको पास नहीं करवा पाएगी या यू टर्न लेगी? क्या आपका आर्गुमेंट ये है? अगर यही आपका आर्गुमेंट है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम पास करवा लेंगे। आइए साथ दीजिए। पेटियों की बात कर रहे हैं, पेटियां, खोखे, इनके कई अलग मतलब हैं। ये शायद पॉलिटिशियंस में चलते हैं, हमें पेटियों और खोखों में आप मत इन्वॉल्व करें। लेकिन मैं विवेक श्रीवास्तव जी से पूछना चाहती हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, ये जो प्रपोजल है, अभी प्रपोजल है, पास हुआ है, रिपोर्ट एक्सेप्ट हुई है यूनानिमसली, और 2 फेज में इसका इम्प्लीमेंटेशन की बात है। बिल्कुल सही है और बिल्कुल दुरुस्त है आशुतोष जी के भी सवाल कि इसके डिटेल्स क्या होंगे। लेकिन ये तो बिल, क्योंकि अमेंडमेंट्स कम से कम 8 से 10 अमेंडमेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरत है, तो इसका डिटेल तो आएगा पार्लियामेंट में ही। और पार्लियामेंट में अगर वक्फ बिल पर चर्चा हो सकती है तो इस पर भी हो जाएगी। इशू ये है कि प्रिंसिपल पर ऑपोजिशन करना और बस मोदी ने कहा है तो हमें विरोध करना, ये कहां तक सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मोदी सत्ता में ना रहे, भाजपा सत्ता में ना रहे, संघ सत्ता में ना रहे और देश को ना तोड़े, इसलिए विरोध करना आवश्यक है। ऐसा लगने लगा है संघ को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर चुके हैं। नेशनल लेवल पे इनका वर्चस्व है, अनेकों राज्यों में इनकी सरकार है, तो इस प्रकार के बिल लाए जाएं जो इनको सत्ता में रहने में इनकी मदद करें। और ये जो ये लाए हैं, ये उसी के तहत लाए हैं, इसीलिए हमारा एक विरोध है। ये रीजनल और छोटी पार्टी के विरोध में है। 62 पार्टियों को अप्रोच किया गया था, अपना वक्तव्य बताएं, आप इस ड्राफ्ट के साथ हैं या नहीं। 47 ने ही इसका रिस्पॉन्स दिया, जिसमें से मात्र 30 ने, उसमें कुछ इनके एलाइज हैं, एग्री किया। यानी कि 32 अभी भी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने शुरू में ही बिना कुछ देखे इसकी अनदेखी करी है। हमारा यह मानना है कि 1967 तक लोकेश जिंदल ठीक कह रहे थे, वर्चस्व कांग्रेस पार्टी का था, विरोधाभास नहीं था, रीजनल पार्टीज उभर के नहीं आई थी, ऑपोजिशन की अन्य पार्टीज बढ़कर के नहीं आई थी, बीजेपी भी आपकी नहीं बनी थी, कंडीशन अलग थी। आज का जो अगर आप राजनीतिक समीकरण को देखेंगे, छोटी बड़ी पार्टियों को देखेंगे, तो इस तरह के मूव सही नहीं है। दूसरी बात,
इसके अंदर 12 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो बैठ करके निकाले हैं। कश्यप साहब ने, बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, कई अखबार में उन्होंने लिखा है, मैंने पढ़ा था। 12 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कम से कम इसमें चाहिए। अभी जो फिक्स टर्म आपने रखा हुआ है असेंबली का, वो भी आपको तोड़ना पड़ेगा। 100 दिन के बाद, जैसा हमने डिस्कस किया था कि लोकसभा असेंबली आप एक साथ कर सकते हैं, लेकिन पंचायत के, म्युनिसिपैलिटी के लिए उसके बाद 100 दिन फिर आपको देने पड़ेंगे। और लोकेश ने यह भी सही कहा था कि रिसाइक्लेबिलिटी ऑफ द ईवीएम्स, ऑफ द रिसोर्सेज, ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, जो पहले हो जाता था, वो अब आप कैसे करेंगे? इसका मतलब आपको संख्या बल बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब आपको खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये अभी मोदी साहब लेकर के आए हैं अभी कैबिनेट के थ्रू। कीजिएगा, फैक्ट चेक कर रही हूँ। लाइट डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में आ गए हैं विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक श्रीवास्तव जी, आपने कहा 62 पार्टीज। मैं ये मिंट अखबार की रिपोर्ट पढ़ रही हूं यहां, जिसमें कहा कि आपकी बात सही है, 62 लोगों से जवाब मांगे गए थे। 47 पॉलिटिकल पार्टीज ने फीडबैक दिया, 32 ने सपोर्ट किया, 15 ने उसको रिफ्यूज किया। आपने कहा 30, यहां 32 है, 32 आउट ऑफ 62 मेजॉरिटी है। 47 में से सिर्फ 15 सिर्फ पार्टियां हैं जिन्होंने अपोज किया था, 32 पार्टीज ने सपोर्ट किया है, और बाकी की 15 पार्टियों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो आधे से ज्यादा लोगों ने, और ये शो जो है ये फैक्ट्स पर चलता है, इसीलिए मैं लाइट डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में आपको प्रूव कर रही हूं कि आप फॉल्स बोल रहे हैं। 32 पार्टियों ने सपोर्ट दे दिया है, और ये हाफवे मार्क से ज्यादा है। अगर ये हाफवे मार्क से ज्यादा है तो सिद्धार्थ यादव जी, इसका मतलब कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में इसकी एक्सेप्टेंस है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली नविका जी। हमारा देश लोकतंत्र और संविधान से चलता है। लोकतंत्र में कंसल्टेशन में जिस तरफ ज्यादा मत होगा या 80 सार्थक चर्चा के बाद जो बेटर देश के लिए लगेगा उसको फॉलो किया जाता है। मात्र पॉलिटिकल पार्टीज का तो आपने लाइट डिटेक्टर टेस्ट करके अच्छा हुआ इनको पकड़ लिया। उसके अलावा जिन लोगों से कंसल्टेशन हुआ था, जनरल पब्लिक में 80% लोग लगभग, उन्होंने इसका समर्थन किया है, जिसमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। अब बताइए, ये विवेक श्रीवास्तव जी यहां बैठ के कह रहे हैं खर्च बढ़ जाएगा अगर आप एक साथ चुनाव करेंगे, तो क्या जवाब दूं मैं क्या कहूं इनको? सवाल पब्लिक भी कई पूछ रही है। मोहिंदर का पटना से सवाल है, 1 नेशन 1 इलेक्शन आ भी गया तो क्या राजनीति में अपराध, भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा? बहुत सही सवाल है और जनता के लिए बहुत जरूरी सवाल है। रंगनाथ का देहरादून से सवाल है, 1 नेशन 1 इलेक्शन तो तब भी होता था जब संविधान लागू होने के बाद देश में चुनाव होने शुरू हुए थे। अब लागू हो गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? मंजू रानी का जयपुर से सवाल है, कहा जा रहा है कि एक साथ एक से चुनाव कराने का खर्च कम होगा, लेकिन क्या गारंटी उसी एक चुनाव में बार बार चुनाव कराने जितने खर्च ना हो जाएं? इन सारे सवालों का जवाब दीजिए। पहले तो क्या अपराधी पार्लियामेंट में आना बंद हो जाएंगे? अगर रिफॉर्म ही करना है तो कम से कम ये रिफॉर्म करें जो जनता मांग रही है। देखिए नविका जी, हर कमी का या हर गलती का एक ही सलूशन नहीं हो सकता। यह दूसरी समस्या का समाधान है। उस समस्या के समाधान पर सबको मिलकर काम करना चाहिए। हम तो इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। वी आर द ओनली पार्टी जिसमें सबसे कम जो पार्लियामेंटेरियंस है इन रेशियो सबसे कम है जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। बाकी लोगों की टीएमसी की क्या हालत है, समाजवादी पार्टी की क्या हालत है, कांग्रेस पार्टी की क्या हालत है। अब वो ये कहेंगे नहीं हमारे पास तो जी है ही 10। अरे आपके सांसद ही 40 थे, इसलिए 10 वाली बात नहीं, रेशियो की बात करिएगा। ये पहली बात। दूसरी बात, जो इसमें खर्च की बात है, देखिए ये तो कोई भी सामान्य आदमी समझ सकता है कि आप और हम अगर कोई चीज हर साल, हर 6 महीने में, हर 3 महीने में देश में कई चुनाव होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट बढ़ती है, इलेक्शन कमीशन की डिप्लॉयमेंट होती है, सरकारी कर्मचारियों की एक ही चुनाव में सारा खर्चा हुआ तो फिर पब्लिक का कौन सा पैसा बचा? नहीं, वो सारा खर्चा नहीं होगा। यही तो पार्ट है चुनाव कराने। ये गारंटी है नविका जी। इसमें बहुत सिंपल लॉजिक है। देखिए, कहीं भी चुनाव कराने के लिए आपको सिक्योरिटी फोर्सेस को मोबिलाइज करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। जिन स्टेट्स में 7 चुनाव होता है लोकसभा के, 5 में तो होता है, आप उनका रेशियो उठा के देख लीजिए, उनका 5 साल में इलेक्शन पर क्या खर्च है और जहां पे अलग अलग होता है उनका क्या खर्च है। आपको वहीं से खर्चा पता चल जाएगा। आशुतोष वर्मा जी, मैं अब इस पैनल पे सिर्फ वोटिंग लेना चाहती हूं। आशुतोष वर्मा जी, आप
चर्चा होगी और चर्चा मांग रहे हैं वो जायज है, लेकिन बिना सुने बिना देखे क्या आप अपोज करेंगे या सपोर्ट करेंगे इस सुझाव को? यस और नो? नविका जी देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन कहने में अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी कितनी होगी और किस तरीके से इस देश के संघवाद को संभाल के रखेगा, ये बहुत जरूरी चीज है। तो ये यस और नो वाली चीजें नहीं है कि और जाओ, इससे बात होगी और बात होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर देश के भविष्य की बात है तो इस पे सार्थक चर्चा होनी चाहिए। मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी वाले भी गारंटी फिर बोलने लगे हैं। अभी गारंटी का जवाब 2024 में मिला है और फिर मोदी की गारंटी, तीसरी बार सरकार 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष एम्प्लॉयमेंट की गारंटी। तो वो देख रहे हैं तीसरी बार सरकार है, वो पता है, हिस्टोरिक है, पता है गारंटी। तो गारंटी शब्द मत बोला कीजिए, अब लोग हंसने लगते हैं। धन्यवाद। चलिए अब किसकी गारंटी चलेगी, किसकी सरकार? ग्राफ नीचे हल्का सा नीचे होना और ग्राफ हल्का सा ऊपर जाना, क्या ये गारंटी करता है कि ये तो बिल्कुल खत्म हो गया और ये बिल्कुल ऊपर चढ़ गया? शायद नहीं। लेकिन ये चुनाव एक साथ कराने का जो प्रपोजल है, ये क्या दिखाता है? क्या नरेंद्र मोदी हार गए हैं, झुक गए हैं जैसा राहुल गांधी कहते हैं, या फिर ये ट्रेन उसी तरीके से, उसी एक्सप्रेस से चल रही है, नमो एक्सप्रेस, जिस तरह का वादा किया था प्रधानमंत्री मोदी ने? ये फैसला मैं आप दर्शकों पर छोड़ती हूं। और अब आज